हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड डीपीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और उन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास को, हिस्ट्री को किन भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को, इतिहास को काल के हिसाब से, इतिहास को काल के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को एक हो गया प्री हिस्ट्री, सेकंड हो गया प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड हो गया हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? प्राक इतिहास या प्रागैतिक इतिहास। इसे प्राक इतिहास, हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास किस काल को कहते हैं? इस काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल में मनुष्य के से संबंधित घटनाओं का कोई विवरण नहीं है। इस काल से संबंधित घटना का कोई विवरण नहीं है। उसे क्या कहेंगे? जिस काल में से संबंधित अगर कोई घटना घटी है, उसका कोई काल ना, कोई उसका विवरण ना हो, कोई प्रूफ ये ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री या प्रो हिस्ट्री किसे कहेंगे? इस काल की से घटना से संबंधित हमारे पास जानकारी तो है, लेकिन मानव विकास के उस कहते हैं जिस काल में लेखन कला का, इस काल में क्या था? लेखन कला का प्रचलन नहीं था। लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेखन कला का प्रचलन नहीं था। अब कोई भी घटना घटी है, जब तक उसको कोई लिखेगा नहीं तो उसका विवरण हमारे पास आने वाले टाइम में कैसे रहेगा? आज का प्रेजेंट ही कल का हिस्ट्री होता है। तो आज का जो प्रेजेंट है ये रिटेन अगर नहीं रहेगा तो कैसे इसको कल आने वाले टाइम में इसको हिस्ट्री के तौर पर कोई पढ़ेगा? तो इस काल में, प्री हिस्ट्री में, लेखन कला का प्रचलन नहीं था, लेकिन इस काल में लेखन कला का प्रचलन था। लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेखन कला का प्रचलन था। लेकिन इस काल से जो लिखे हुए चीजें मिली हैं, जो सामान उपलब्ध है या जो विवरण उपलब्ध है, उससे हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। उनके लैंग्वेज को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन प्राप्त साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। बस हम लोग उसको देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये इस तरह का चिन्ह है, तो ये लोग यहाँ ऐसे ये काम करते होंगे। ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसका मतलब कि यहाँ के लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे। यहाँ मिट्टी के खिलौने हैं, तो इसका मतलब लोग बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। घोड़े के पैरों के निशान मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। तो ये सब
इनके मिले हुए चीजों से बस हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उससे पढ़ नहीं सकते हैं। उनको जो लिखा हुआ कला मिला है उससे हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, तो इस काल को प्रो हिस्टोरी काल कहा जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? इसी काल में सिंधु सभ्यता को पूछता है, सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया? तो आद्य ऐतिहासिक काल या प्रो हिस्टोरिक काल, इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। हिंदी में आद्य ऐतिहासिक, यहाँ लिखती हूँ, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जिसमें लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, पढ़ना लिखना जानते थे और उनसे प्राप्त लेख को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बस इतना हिस्ट्री को 3 काल में बांटा गया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कौन से काल में, किस काल में कौन सी चीजें फेमस थी। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? जीविका का मुख्य आधार शिकार था। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू या फिर ऐसे समझने के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। इसको पूछता है, ये क्वेश्चन ही समझिए। पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा पाषाण काल में जीविका का मुख्य साधन क्या था। आपका क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा, मुख्य साधन क्या था। तो हम लोग क्वेश्चन न पढ़ के डायरेक्ट 1 लाइनर आंसर पर ध्यान देंगे। साधन क्या था, इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शिकार। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आग, अब पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो हम लोग पढ़ेंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे सर्वप्रथम तांबा धातु का, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। और सबसे पहला बनाए जाने वाला औजार क्या था? तांबे से बनाए जाने वाला औजार, सबसे पहले तांबा से बनाए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से मैं आपको समझा रही थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। कृषि का आविष्कार नौका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद इन वेदों निम्न वेदों में से कौन सबसे प्राचीन वेद है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में, इस वेद में क्या है, 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं। सूक्त है 128 और ऋचाएं कितनी है, ये क्या है, सूक्त। और ऋचाएं कितनी है, 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्रु कहा जाता है। होत्री, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद जो ऋषि पढ़ा करते थे उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता था। और इसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र कहाँ है? कुछ सीधे से क्वेश्चन पूछेगा, गायत्री मंत्र यहां से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। दसवें मंडल में क्या है, यहां लिखती हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त क्या था? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है किसमें? 10वें मंडल में। यह इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में है। और यह क्या था? इसके पुरुष सूक्त के हिसाब से क्या है, जाति को, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, और फोर्थ शूद्र।
इसे ही पुरुषोक्त कहते हैं। इसके हिसाब से ब्राह्मण जो है कहाँ से पैदा हुए हैं? मुख से। क्षत्रिय भुजाओं से। और वैश्य जंघाओं से। और शूद्र पैरों से ब्राह्मण के। तो समझ आ गया। पुरुष सूक्त के 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वें मंडल में शोध देवता का उल्लेख है। इसमें इतना काफी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? अधर्यो। और यजुर्वेद में मंत्रों और बलि के समय, स्पेशली यजुर्वेद में क्या दिया गया है? बलि के समय के नियम के बारे में बताया गया है। और सामवेद का साम का अर्थ होता है गाना। इसके पाठकर्ता को उद्राती कहा जाता था। और यज्ञों के समय बनाए जाने के समय जो मंत्रों का उच्चारण होता था उसी का संकलन सामवेद कहलाता है। मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों के समय जो मंत्र पढ़ा जाता था उसके संकलन को सामवेद कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना अंधविश्वास की बातें की गई हैं। पुराण कितने तरह के थे? 3 तरह के। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र शतवाहन वंश से। और गुप्त पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। इसको याद करेंगे। विष्णु भगवान के सर पर क्या रहता है? मौर्य का एक, क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सर पर एक मौर्य का भगवान विष्णु के सर पर क्या है? मोर का एक पंख लगा रहता है। इस तरह का पिक्चर बना होता है। तो उस तरह से विष्णु पुराण रिलेटेड कर लीजिएगा मौर्य से। और वायु पुराण को रिलेट कर लीजिएगा। वायु गुप्त होता है, दिखाई नहीं देता है, तो वायु पुराण गुप्त वंश हो जाएगा। और ये मत्स्य अपने आप हो जाएगा आंध्र शतवाहन। ये छोटा सा ट्रिक है। आगे देखते हैं। कुछ यात्रियों के बारे में देख लेते हैं। फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह पूछता है चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और इसकी एक पुस्तक किताबुल हिंद पूछता है। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, कोई भी ऑप्शन रहेगा, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी एक फेमस बुक है रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह भी स्टार मार्क करिए, डबल स्टार मार्क। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यहाँ भी चंद्रगुप्त है, यहाँ भी चंद्रगुप्त है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी चंद्रगुप्त मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? प्लिनी ने। कुछ अभिलेखों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन से अभिलेख किस शासक ने बनवाए थे? तो हाथी गुफा अभिलेख है।
किसके शासन का, किसके द्वारा बनाया गया है? कलिंग राज खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख का गुरनार अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा यह अभिलेख बनाया गया है। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का। प्रयाग प्रशस्त लेख समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। इसको याद कैसे करेंगे? छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज। अब राज है, राजा है, तो क्या करें? हाथी पर ही चलेंगे, तो इसलिए याद रख लीजिएगा कलिंग राज मतलब राज्य से राजा, राजा जो है वह किस पर चलते हैं? हाथी पर चलते हैं, तो हाथी गुफा बना लीजिएगा। गुफा में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हाथी का। तो इस तरह से छोटा सा ट्रिक से आप लोग याद करें। रुद्रदामन रुद्र जो लोग होते हैं किसी, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? जुन्ना से जुनून कर लीजिएगा। जुनून होता है कोई काम करने का, उस तरह से जूनागढ़ याद कर लीजिएगा। नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। अब कोई इंसान समुद्र में जाता है और गुप्त हो जाता है, नहीं मिल रहा है, खो जाता है, तो उसके सामने अगर कोई स्तंभ आ जाएगा तो क्या करेगा? उसको पकड़ के वह उसी के सहारे समुद्र से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा प्रयागुप्त स्तंभ से। समुद्र में क्या मिला? स्तंभ मिला, और उसी स्तंभ के सहारे वो बाहर आ गए, तो समुद्र गुप्त से स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख याद हो जाएगा। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशुवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। राजा भोज कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के, एमपी के, और एमपी में क्या है? ग्वालियर है, तो यह आसानी से याद हो जाएगा। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्पेशली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जूनागढ़ अभिलेख भी पूछा जा चुका है, ग्वालियर अभिलेख भी पूछा जा चुका है, तो इन पे ज्यादा फोकस करिएगा। हाथी गुफा अभिलेख ये भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसका काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 तक था। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? उत्तर में मांदा, जम्मू कश्मीर में मांदा एक जगह है, वहां से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक फैला था। और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि अब बलूचिस्तान में पड़ता है, तक फैला था। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि ये हमारा जैसे कि हमारा भारत हो गया, ये भारत हो गया। तो अब ये भारत के उत्तर में, यहाँ पर मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर J&K, यहाँ पर मांदा नाम का एक जगह है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? नदी का नाम इसीलिए लिखी हूँ, चिनाब। यहाँ से लेकर के दक्षिण में यहाँ तक, कहाँ? यहाँ तक, यह महाराष्ट्र का चिन्ह मान लीजिए, महाराष्ट्र का दाइमाबाद हो गया। यहाँ से लेकर उत्तर में, यहाँ पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि यूपी में, यहाँ से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला था। आलमगीरपुर में कौन सी नदी बहती है? हिड्डन नदी। दाइमाबाद गोदावरी नदी। मांदा चिनाब नदी। सुतकांगेडोर दासक नदी। इस तरह से नदियों के नाम के साथ देख लीजिएगा कि यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र में इस तरह से सीधी नहीं है, ये इस टाइप का है, तो फैला हुआ है। तो इस तरह से पूछता है कि ये सिंधु सभ्यता का
आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इस तरह से त्रिभुज बन जाता है, इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ से ऐसे लेते हैं, ऐसे सीधा यहाँ जाता है, इस तरह से त्रिभुज बन जाता है। तो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इस यहाँ की 6 नगरें फेमस है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखी व गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। बंगाल में सिंधु सभ्यता में 2 बंदरगाह फेमस हैं। 2 बंदरगाहों का नाम फेमस है, लोथल और सुतकोतदा। सुतकोतदा क्या थे? लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। यहाँ के मुख्य फसलें क्या थी? गेहूं और जौ थे। यहाँ की समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। और हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता से कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है? इस पर मैंने सिंधु सभ्यता पर एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है। लॉ एंड जीके एकेडमी पर जाकर के आप उसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों से प्राप्त साक्ष्य, इस तरह से आप टाइप करिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां पर से जाकर के सिंधु सभ्यता से जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। और सिंधु सभ्यता को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको इतना समझा दी हूँ। कौन सी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कुछ साक्ष्य: स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिल रही है? मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगन दोनों से। और पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर के मेरे वीडियो में सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में जाकर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। वहां मैंने ट्रिक से एक एक साक्ष्य को पढ़ाया है ताकि आपको वो आसानी से याद हो जाए कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ट्रिक के द्वारा पढ़ाया गया है। स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, जो भी चीजें हैं आपको याद रखने के लिए ट्रिक से बहुत इजी वे में समझाई हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के बारे में मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है। अगर पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो ऋषभदेव। हमारा आंसर ऋषभदेव ही होगा, तीर्थकर। और संस्थापक पूछे तब भी हमारा ना आंसर ऋषभदेव ही होगा। और इसमें एक फेमस और थे 23वें तीर्थकर का नाम पूछे तो वह थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर यानी कि अंतिम तीर्थकर। 24वें तीर्थकर पूछे या अंतिम तीर्थकर पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। यहीं से जैन धर्म भारत में फैला, तो आगे देखते हैं महावीर जी के बारे में। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व यानी जैन धर्म पहले का है। मतलब कि ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? ईसा मसीह से पहले, बाद को जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जितने भी काल है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो यह 540 ईसा पूर्व की बात है, जहाँ कुंडग्राम नामक वैशाली अभी कहाँ है? यूपी में है, में महावीर जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के? ज्ञात्रिक के कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी था और यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अन्योज्या प्रियदर्शनी था। इन्होंने गृह का त्याग कब किया? घर त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में।
माता पिता की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, ये क्वेश्चन पूछता है कि किससे अनुमति लेकर के गृह त्याग किए थे, तो बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी को कितने वर्षों तक कठिन तपस्या करना पड़ा था? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक जब वो कठिन तपस्या करते रहे, तब उन्हें 12 वर्षों पश्चात उन्हें एक दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। इतना याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए। जिन मतलब हो गया विजेता, जिन मतलब विजेता, क्या कहलाए? विजेता। अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। अब उनके ऊपर कोई बंधन नहीं रहा, बंधनहीन कहलाए। उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी जामिल थे। जामिल कौन थे? उनके दामाद थे। पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था, उनके पति थे जामिल, और जामिल उनके प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी। यह किसकी पुत्री थी? दधिवाहन की पुत्री थी। उनके शिष्य, महावीर स्वामी के शिष्य कितने गंधरों में विभाजित हो गए? 11 गंधरों में विभाजित हो गए शिष्य। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3 रत्न है। कौन कौन से? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? क्वेश्चन पूछता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन है, ज्ञान है, आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता नहीं है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? ये बार बार पूछता है। रचनाकार भद्रबाहु थे। इसमें क्या है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखी गई है? कल्पसूत्र में, और इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। जैन धर्म की महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, बिहार के पावापुरी राजगीर नामक स्थान पर हुआ। जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जैन धर्म में जो बहुत संगति हुई थी उसको देख लेते हैं। प्रथम संगति कब हुई थी? (300 ईसा पूर्व में। जगह कौन सा था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगति, जैन संगति। संगति कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। शताब्दी पूछता है, शताब्दी में। कहाँ पर हुआ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? अभी गुजरात में।
पहला पटना में पाटलिपुत्र में पटना में हुआ था, और उसके बाद एक सेकंड गुजरात में हुआ था। उस वक्त स्थूलभद्र थे और यहाँ पे अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण अध्यक्ष। यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध सिंह थी, इसके अध्यक्ष का नाम, कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, यह सब इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपके झारखंड एपीओ में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों पर, इन फैक्ट पर आराम से पढ़िए और इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो बनाने में, तो मैं बहुत कम, अगर रैपिडली पढ़ाऊँ तो बहुत कम फैक्ट आप लोग को बता पाऊंगी। इसलिए मैं थोड़ा आराम से आप लोग को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सारे फैक्ट को डालते हुए पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में, हो सके तो 3 पार्ट भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूं ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।